अपना घर किसे नहीं चाहिए होता। किराए का घर चाहे कितना भी सुंदर हो, अपना छोटा सा घर भी इंसान को उस जमीन को अपना कहने का हक देता है। और ज्यादातर मिडिल क्लास लोग यही सुकून ढूंढने के लिए एक अच्छा और सस्ता घर चाहते हैं। इमरान के पिताजी तौकीर अली भी ऐसे ही किसी घर की तलाश में थे। तौकीर अली सरकारी नौकरी में थे और हर आम आदमी की तरह उनके भी कुछ सपने थे। उन्होंने अपना जीवन बड़ी मुश्किलों में बिताया था और अपनी फैमिली को वो हर मुमकिन खुशी देना चाहते थे। इमरान अभी 6 साल का ही था और अपने माँ बाप की अकेली औलाद भी। आज उसके पापा को घर आने में थोड़ी देर हो गई थी, मगर तौकीर के चेहरे पर हमेशा की तरह थकान नहीं बल्कि चिंता थी। इमरान की माँ आलमा ने उनसे इस परेशानी की वजह पूछी तो वो कुछ नहीं बोले। दरअसल तौकीर अली एक किराए के घर में रहते थे और ऑफिस से लौटते वक्त वो एक घर देखने के लिए गए थे। घर अच्छा था और उनके बजट में भी, पर जब वो वहां से वापस आ रहे थे तो उनके साथ कुछ अजीब हुआ। अपनी कार से वापस आते वक्त सड़क के किनारे उन्हें एक लड़की खड़ी हुई दिखी जो उन्हें हाथ से इशारा कर रही थी। वो इशारा ऐसा था जैसे वो उन्हें कुछ मना कर रही हो। ये सब बस एक ही पल में हुआ था, मगर तौकीर की याददाश्त में यह सब एकदम साफ साफ कैद हो चुका था। वो ना तो ये समझ पा रहे थे कि यह क्या था और ना ही उसे भुला पा रहे थे। उन्होंने अपनी बीवी को इस बारे में कुछ नहीं बताया और खाना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह उन्होंने सबको इकट्ठा किया और उसी घर के बारे में बताया। सब खुश थे क्योंकि वह घर शहर के एक अच्छे इलाके में था और उसकी कीमत उस इलाके के हिसाब से काफी कम भी थी। इमरान की मां को थोड़ा ताज्जुब तो हुआ कि इतना बड़ा और सुंदर घर उन्हें इतने सस्ते में कैसे मिल गया, मगर उस घर के मिलने की खुशी में वह सारी बातें भूल गईं। सब लोग अगले ही दिन एक बार वो घर देखने गए और तौकीर अली ने एडवांस देकर बात पक्की कर ली। तौकीर अली काफी जल्दी में थे। वो ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने एक हफ्ते में ही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली और अगले महीने ही घर में शिफ्ट हो गए। नए घर में शिफ्ट होते ही तौकीर अली ने अपने सारे रिश्तेदारों को घर खाने पे बुलाया। सब हैरान थे कि आखिर इन लोगों ने अपनी हैसियत से बाहर की प्रॉपर्टी कैसे खरीद ली। कुछ तो कानाफूसी भी कर रहे थे। पूरे घर में रौनक थी। बड़ी बड़ी देगों से आती मसालों की सौंधी सौंधी खुशबू माहौल में बैठ गई थी। सब काफी खुश थे और सबसे ज्यादा इमरान, क्योंकि उसे अपने चाचा मामा के बच्चों के साथ खेलने के लिए खूब सारी जगह जो मिल गई थी। रात होते होते सारे रिश्तेदार जाने लगे, पर तौकीर के बड़े भाई और उनके परिवार को वहीं रुकना था। दरअसल वो शहर से बाहर काफी दूर रहते थे और रात के इस वक्त इतनी दूर जाना ठीक नहीं था। घर का ऊपर वाला फ्लोर खाली ही था। तौकीर ने वहीं उनके रुकने का इंतजाम कर दिया। देर रात करीब 1:30 बजे सब सोने चले गए। इमरान के पास अपना अलग कमरा था और उसने अपने कजन भाइयों को साथ सोने के लिए तैयार कर लिया था। इमरान के माँ बाप तो सो गए, मगर उसके कमरे में सारे बच्चे धमा चौकड़ी की तैयारी कर चुके थे। इमरान के ताऊजी का बेटा साकिब उम्र में थोड़ा बड़ा था और शरारती भी। सारे बच्चे दबी आवाज में एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि कमरे से कब निकलकर लुका छुपी खेला जाए कि तभी साकिब ने सबको चुप रहने का इशारा करते हुए अपने वॉलेट से एक कागज निकाला। सारे बच्चे उसे हैरानी से देखने लगे। साकिब ने कागज खोलकर फर्श पर रखा। कागज पर ए से जेड तक अंग्रेजी के सारे लेटर, 0 से 9 तक नंबर्स और यस और नो लिखा हुआ था। किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या है, क्योंकि वो किसी बोर्ड गेम जैसा तो नहीं लग रहा था। इमरान ने साकिब को इशारों में पूछा,
साकिब ने एक शरारती हंसी हंसते हुए सबको चुप रहने का इशारा किया। उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और उस कागज पर रखा। सारे बच्चे गौर से साकिब को ऐसा करते हुए देख रहे थे। साकिब दबी आवाज में बोला, इसे ओइजा बोर्ड कहते हैं। ये बहुत पावरफुल होता है। इससे हम रूहों को अपनी दुनिया में बुलाकर उनसे बात कर सकते हैं। सारे बच्चे एकदम से डर गए। साकिब उन्हें समझाते हुए बोला, अरे डरो मत, हम इस बोर्ड से जब चाहें उन्हें वापस जाने को भी कह सकते हैं। वो हमें कुछ करेंगे नहीं, बस आएंगे, बात करेंगे और चले जाएंगे। ट्राई करें? बच्चे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, मगर साकिब उनसे बड़ा था। उस पे भरोसा करके सारे बच्चे खेलने के लिए तैयार हो गए। साकिब ने एक कैंडल जलाकर उस बोर्ड के ठीक बीचों बीच रखी और सबसे बोर्ड के चारों ओर एक दूसरे के हाथ पकड़कर बैठने को कहा। वो बोला, देखो, कुछ भी हो बीच में मत उठना और किसी का हाथ मत छोड़ना, ठीक है? मैं शुरू करता हूं। साकिब ने बोलना शुरू किया, अगर आस पास कोई रूह, कोई आत्मा है तो हमसे बात करो। अगर यहाँ कोई भी रूह है तो हमसे बात करो, हम आपसे बात करना चाहते हैं। बाकी बच्चे डरे हुए कस कर एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। साकिब करीब 5 मिनट तक ऐसे ही बोलता रहा, मगर कुछ नहीं हुआ। सारे बच्चे साकिब को देखकर मुस्कुरा रहे थे। साकिब की बेइज्जती हो रही थी। वो झुंझलाकर उठा और जाकर बिस्तर पर लेट गया। बच्चे भी उठकर घर में लुका छुपी खेलने लगे। अगले दिन इमरान के ताऊजी और उनका परिवार अपने घर चले गए। इमरान के माँ बाप कल की दावत का सारा इंतजाम करके काफी थक गए थे, सो वो काफी देर तक सोते रहे। इमरान भी 4:30-5 बजे के आसपास ही सोया था, तो वो भी सोता ही रहा। उठते ही उसने अपने मम्मी पापा के कमरे में झांक कर देखा तो वो सो रहे थे। वो आंगन में जाकर बस यूं ही अपने खिलौनों से खेलने लगा। तभी उसने अपनी माँ को कमरे से निकलकर किचन में जाते हुए देखा। इमरान वैसे ही खेलता रहा, पर काफी देर हो जाने के बाद भी जब उसकी माँ किचन से बाहर नहीं आई, उसने 1-2 बार अपनी माँ को आवाज दी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। इमरान दौड़कर किचन में गया तो वहां कोई नहीं था। उसे थोड़ा अजीब लगा। वो कमरे में देखने गया तो उसके माँ पापा अभी भी सोए हुए थे। इमरान को कुछ समझ नहीं आया और वो फिर से खेलने में लग गया। वो दिन भी बाकी दिनों की तरह गुजर गया और अगले दिन से फिर से वही रोज का सिलसिला शुरू। तौकीर अली का सुबह ऑफिस जाना, इमरान का स्कूल से वापस आना और उसकी माँ का घर संभालना। मगर अब उनके घर में कुछ अजीब चीजें होने लगी थी। तौकीर अली को अक्सर अपनी बीवी किचन में जाती हुई दिखाई पड़ती, पर अंदर जाकर देखने पर वहां कोई नहीं होता। कुछ ऐसी ही बातें इमरान भी उन्हें अक्सर बताता था, मगर हैरानी की बात थी कि इमरान की मां को कभी ऐसा कुछ नहीं दिखा था। यह सब अगले 3 महीने तक ऐसे ही चलता रहा, पर चूंकि किसी को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ था, उन्होंने इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें ना चाहते हुए भी इस पर ध्यान देना ही पड़ा। एक रात तौकीर अली बाथरूम जाने के लिए उठे, जो कि आंगन के बाहर की तरफ था। वो थोड़ी नींद में थे और बिना लाइट जलाए ही हाथ दीवार पर रखकर आगे बढ़ने लगे। बाहर की तरफ आते आते उनकी नींद थोड़ी टूट गई थी। वो बाथरूम की तरफ बढ़े ही थे कि जमीन पर कुछ देखकर वो ठिठक गए। उन्हें वहां 2 पैर दिखे। वो पैर किसी औरत के थे। तौकीर ने जब ठीक से उसकी तरफ देखा तो वो चौंक गए। वो तो उनकी बीवी अलमा थी। मगर ये कैसे हो सकता था? अलमा तो उनके साथ सोई हुई थी और वो उनसे पहले वहां कैसे पहुंची? बिस्तर पर तौकीर को ना पाकर अलमा भी उठी। वो देखते हुए आंगन की तरफ बढ़ी और वो जैसे ही आंगन पहुंची तो वहां का नजारा देखकर
उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वहां एक औरत खड़ी थी जो देखने में बिल्कुल अलमा जैसी लग रही थी, और तौकीर अली उस औरत को बस घूरे जा रहे थे। अलमा को वहां देखते ही उस औरत का चेहरा बदल गया और वो जोर से चीखी। तौकीर और अलमा दोनों वहीं बेहोश हो गए। वो चीख इतनी भयंकर थी कि उनके पड़ोसियों को भी सुनाई दी थी। इमरान भी वो आवाज सुनकर भागते हुए बाहर आया और अपने माँ पापा को वहां पड़ा देखकर रोने लगा। उनके पड़ोसी घर के बाहर आ गए थे। उन्होंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। इमरान ने रोते रोते दरवाजा खोला। बाहर उनके पड़ोसी शर्मा जी थे। उन्होंने इमरान को गोद में उठाया और उसे चुप करने की कोशिश करने लगे। उनके सामने तौकीर और अलमा पड़े हुए थे। उन्होंने ठीक से दोनों को देखा तो उनके बदन पर कोई चोट का निशान नहीं था। अब तक आसपास के काफी लोग वहां जमा हो गए थे और उन्होंने पुलिस और एम्बुलेंस को भी फोन कर दिया था। हालांकि तौकीर और अलमा को कुछ नहीं हुआ था। वो दोनों सदमे की वजह से बेहोश हो गए थे। शर्मा जी काफी देर तक वहीं रुके रहे और उन तीनों को सही सलामत देखकर ही वहां से गए। उधर तौकीर और अलमा ने इमरान को समझाकर सुला दिया, मगर वो सो नहीं पा रहे थे। उस औरत का वो भयानक चेहरा उनसे भुलाए नहीं भूल रहा था और वो कान फाड़ देने वाली चीख अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। तौकीर अली ने सुबह होते ही अपने बड़े भाई को फोन किया और उन्हें पिछले 3 महीने में हुई सारी बातें बताईं। तौकीर की बातें सुनकर उन्हें ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उन्होंने तौकीर को एक मौलवी का पता दिया और बिना देर किए उनसे मिलने को बोला। तौकीर वहां जाना तो नहीं चाहता था, पर अलमा के कहने पर वो गया। वो जब घर लौटा तो वो मौलवी उसके साथ थे। जैसे ही उन मौलवी ने घर के अंदर कदम रखा, वो ठिठक गए। तौकीर ने उन्हें अजीब नजरों से देखा, मगर उन मौलवी ने बिना कुछ कहे अपने कदम पीछे खींच लिए। वो अगले ही पल घर से बाहर निकल गए और वापस जाने लगे। तौकीर ने उन्हें रोका तो मौलवी बोले, मैं अंदर नहीं आ सकता, मेरी जान को खतरा है। ये घर ठीक नहीं है, आप तुरंत इसे छोड़ दीजिए। तौकीर ने उन्हें फिर से रोकना चाहा तो उन्होंने उसका हाथ झटक दिया। वो बोले, देखिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। उससे लड़ना मेरी हैसियत से बाहर है। यहाँ आप सबकी जान को खतरा है, यहाँ से चले जाइए। इतना कहते हुए मौलवी वहां से चले गए। तौकीर उदास होकर अंदर चला गया। शर्मा जी अपनी खिड़की से सब देख रहे थे। उन्होंने बाहर आते हुए तौकीर को आवाज लगाई। तौकीर रुक गया। शर्मा जी उनके पास आकर बोले, देखिए, मैं जानता हूं आप परेशान हैं और ऐसे में मौलवी जी का आपकी मदद ना कर पाना आपकी परेशानी को और बढ़ा रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप कल शाम मेरे घर आ जाइएगा, मैं आपको किसी से मिलवाने ले चलूंगा। तौकीर मान गया। अगली शाम ऑफिस से आते ही तौकीर अली शर्मा जी के घर पहुंचे तो वो तैयार खड़े थे। शर्मा जी उन्हें लेकर एक डिग्री कॉलेज पहुंचे। कॉलेज के स्टाफ रूम में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति उनका इंतजार कर रहे थे। शर्मा जी ने उनका तारुफ करवाया। ये डॉक्टर अग्रवाल हैं, इस कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर, और इन्हें ऊपरी ताकतों और पैरानॉर्मल में भी काफ़ी दिलचस्पी है। कॉलेज के बाद डॉक्टर अग्रवाल अक्सर इसी तरह के मामलों को स्टडी करते हैं और हो सके तो इससे जूझते हुए लोगों की मदद भी करते हैं। तौकीर अली को थोड़ी उम्मीद बंधी। शर्मा जी के कहने पर उसने सारी बात डॉक्टर अग्रवाल को बताई। डॉक्टर अग्रवाल कुछ सोचते हुए बोले, मुझे एक बार आपके घर जाना होगा, और हाँ, आपके घर से मौलवी साहब का ऐसे लौट जाना कोई मामूली बात नहीं है, इसे लाइटली मत लीजिएगा। वो दोनों वहां से निकल गए। अगली सुबह डॉक्टर अग्रवाल तौकीर के घर पहुंचे। साथ में शर्मा जी भी थे। अलमा सबके लिए चाय लेकर आई। चाय पीते पीते डॉक्टर अग्रवाल बोले,
कोशिश करिए कि घर में कोई भी कभी अकेला ना रहे, और हाँ, आप तीनों लोग साथ में ही सोइएगा। तौकीर साहब, अब एक बार घर देख लिया जाए, और हाँ, आप सब यहीं रुकिए। मैं अकेले में घर का मुआयना करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। तौकीर ने हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें चलने का इशारा किया। डॉक्टर अग्रवाल हाथ में एक ERD यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिटेक्टर पकड़े हुए थे और उसे हवा में हर जगह घुमाकर कुछ रीडिंग्स लेने की कोशिश कर रहे थे। वो डिवाइस कई बार एकदम से आवाज करने लगता और फिर शांत हो जाता। अभी तक उस डिवाइस ने कुछ खास रीडिंग नहीं दी थी, मगर डॉक्टर अग्रवाल जब ऊपर के फ्लोर पर पहुंचे तो वो डिवाइस जैसे बेकाबू हो गया। उसकी रीडिंग बहुत तेजी से ऊपर नीचे जा रही थी। डॉक्टर अग्रवाल को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो हैरानी से इधर उधर देख रहे थे। आज तक वो कई जगहों पर इस तरह की छानबीन करने गए थे, मगर उन्हें कभी भी ऐसी रीडिंग नहीं मिली थी। वो खुद को संभालते हुए नीचे आए। उन्होंने शर्मा जी और तौकीर को बाहर बुलाया और बोला, देखो तौकीर, तुम्हारे घर में कुछ बहुत बड़ी परेशानी है। मैंने इस मशीन में आज तक ऐसी रीडिंग नहीं देखी। ग्राउंड फ्लोर पर तो सब कुछ नॉर्मल है, पर ऊपर वाली मंजिल में कुछ है। क्या आप लोग कुछ दिनों के लिए घर छोड़ नहीं सकते? तौकीर अली ने जब उन्हें अपनी माली हालत और इस सस्ते में खरीदे हुए सौदे के बारे में बताया तो डॉक्टर अग्रवाल और परेशान हो गए। वो बोले, तुम्हारे घर में कोई बुरी शक्ति है और उससे निपटने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कुछ भी हो जाए, इस घर में रात में अपने परिवार के साथ मत रुकना। चाहो तो कुछ दिनों के लिए रात शर्मा जी के घर पर सो जाना। यहाँ रात गुजारना तुम्हारे परिवार की जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तौकीर को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, मगर शर्मा जी के समझाने पर वो मान गया। उस रात सब लोग शर्मा जी के घर पर ही सोए और अगली सुबह जल्दी ही अपने घर चले गए। शाम को डॉक्टर अग्रवाल तौकीर के घर पहुंचे, पर इस बार उनके हाथ में एक बैग था। वो तौकीर से बोले, हो सकता है आज रात मुझे यहाँ से जाने में थोड़ी देर हो जाए, मगर बेफिक्र रहिए, मैं जाते जाते आपसे मिल के जाऊँगा। और हाँ, अपना फ़ोन ज़रूर ऑन रखिएगा, शायद मुझे आपकी ज़रूरत पड़े। तौकीर और उसका परिवार शर्मा जी के यहाँ चले गए। सब लोग अब तक सो गए थे, मगर शर्मा जी और तौकीर को नींद नहीं आ रही थी। वो डर रहे थे कि कहीं डॉक्टर अग्रवाल के साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। रात के करीब 1:30 बज चुके थे, पर डॉक्टर अग्रवाल अभी तक बाहर नहीं आए थे। अब शर्मा जी और तौकीर से रहा नहीं गया। वो घर के बाहर निकले और डॉक्टर अग्रवाल को आवाज देने लगे। कोई जवाब नहीं। उन्होंने डॉक्टर अग्रवाल का फोन भी ट्राई किया, पर फोन नहीं उठा। दोनों थोड़ा घबरा गए और दरवाजे पर नॉक किया। 3-4 बार नॉक करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। दोनों ने एक साथ जोर से दरवाजे को धक्का देना शुरू किया। थोड़ी ही देर की मशक्कत के बाद दरवाजा टूट गया। दोनों भागकर ऊपरी मंजिल पर पहुंचे तो वहां डॉक्टर अग्रवाल एक तरफ पड़े हुए थे। वहां कई सारी मोमबत्तियां जल रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक सितारे जैसा कुछ बना हुआ था, शायद सिंदूर से। डॉक्टर अग्रवाल की आंखें डर से फटी हुई थीं। उनकी सांसें जोर जोर से चल रही थीं। दोनों किसी तरह खींचकर डॉक्टर अग्रवाल को नीचे लेकर आए। तौकीर ने उन्हें पानी पिलाया। वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पूरा मोहल्ला ही जैसे बाहर निकल आया था। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर अग्रवाल अपने होश और हवास लाने में कामयाब हुए तो वो बोले, आप ये घर जितना जल्दी हो सके छोड़ दीजिए। यहाँ रुकना आपके लिए ठीक नहीं है। उसने बोला है कि यह घर उसका है। अगर यहाँ कोई और रुकने की कोशिश करेगा तो वो उसे मार देगी। तौकीर और अलमा को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि डॉक्टर अग्रवाल किसकी बात कर रहे हैं। ये सब देखकर शर्मा जी का परिवार भी डरा हुआ था।
वो सोच रहे थे कि कहीं अपने पड़ोसियों का साथ देने के चक्कर में उनके साथ भी कुछ ना हो जाए। उधर तौकीर ये सोच रहा था कि वो अब क्या करेगा। आखिर कब तक वो और उसका परिवार किसी गैर के घर में सोते रहेंगे। वो कोई तरीका सोच ही रहा था कि भीड़ में से एक आदमी ने शर्मा जी को अपने पास बुलाया और उन्हें एक तरफ ले जाकर कुछ बात करने लगा। तौकीर ये सब देख रहा था। शर्मा जी के वापस आते ही उसने उनसे उस आदमी के बारे में पूछा। शर्मा जी ने तौकीर को बताया कि उन्हें भी यहाँ आए करीब 8-10 महीने ही हुए हैं और जिस आदमी ने उन्हें अभी बुलाया था वो इस मोहल्ले में हमेशा से ही रह रहा है। उसका कहना था कि इस घर में पिछले कुछ सालों में काफी कुछ गलत हुआ है। इस मकान के पिछले मालिक के साथ भी ऐसा ही हुआ था और वो ये घर 1 साल में ही छोड़कर भाग गया। मगर असल वारदातें तो इस घर के पुराने मालिक के साथ हुई थीं। ये काफी पहले की बात है, जब इस घर में ठाकुर रोशन सिंह अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वो शहर के जाने माने रईस थे और अपने अय्याशी के लिए बहुत बदनाम भी। शादीशुदा होने के बावजूद उनके कई औरतों के साथ नाजायज रिश्ते थे। जब उन औरतों में से एक प्रेग्नेंट हो गई तो उसने ठाकुर से शादी करने को कहा। ठाकुर ने उसे हाँ तो कह दिया था, पर उसका मन उससे शादी करने का नहीं था। ठाकुर ने उस औरत को तब घर बुलाया जब उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। उसने धोखे से उस औरत का खून करके उसकी लाश को वहीं घर के नीचे गाड़ दिया। ऐसा करते हुए उसे किसी ने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, पर उस औरत को किसी ने उस घर से बाहर जाते हुए भी कभी नहीं देखा और ना ही उसका कभी पता लगा। उस वाकये के बाद थोड़े ही दिनों में ठाकुर रोशन सिंह ने खुदकशी कर ली और उनकी पत्नी ने यह घर बेच दिया। इस बात को 15 साल हो गए हैं, मगर जिसने भी इस घर को खरीदा है वो ज्यादा दिन यहाँ चैन से नहीं रह पाया। कुछ लोगों की तो मौत भी हो चुकी है यहाँ। ये सब सुनकर तौकीर ने अपना सर पकड़ लिया। वो खुद को कोस रहा था कि घर की इतनी कम कीमत सुन के भी उसका माथा क्यों नहीं ठनका। पैसे बचाने और बड़ा घर खरीदने के चक्कर में उसने अपनी बीवी और बच्चे की जान खतरे में डाल दी थी।